बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेडागोजी का जो लास्ट सेशन है वो आज हम करेंगे। अभी तक जितना पेडागोजिकल एस्पेक्ट हमने कवर किया हुआ है उसमें 5% आलमोस्ट हमने काफ़ी एरियाज़ को टारगेट कर लिया है। एसएसटीज़ के अंदर पेडागोजी का 5% पोर्शन है। तो जितने पीडीएफ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हुए हैं और ये लाइव सेशन आप लोगों के साथ किए हैं, और इसके अलावा पेडागोजी के लिए हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ भी एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। ऑनलाइन एमसीक्यूज़ आप लोगों को पेडागोजिकल टॉपिक्स के ऊपर मिले थे। तो आई थिंक इन सब से हमारा 5% पोर्शन इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। आज का लास्ट सेशन है और इस वाले सेशन के अंदर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। देखें, आप सबको पता होगा लर्निंग जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, एक जारी या जारी और सारी जिसको बोल सकते हैं आप, एक ऐसा प्रोसेस जो जारी रहता है लर्निंग। ठीक है, और लर्निंग के थ्रू क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, अपने स्किल्स डेवलप करते हैं या फिर अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है। अभी आगे जाएंगे, चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी कौन से फैक्टर्स हैं जो पूरे लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन फैक्टर्स को समझने से पहले हमने लर्निंग को भी सीखना है कि लर्निंग क्या चीज़ है। लेकिन आपको लर्निंग के हवाले से आपने सीख लिया कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपने बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। लेकिन सारे लर्नर्स, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट पेस्ड के साथ चीज़ों को सीखता है, फास्ट पेस्ड लर्नर होता है। ठीक है, हर एक की अपनी वो एबिलिटीज़ होती हैं, तो वो एक तरह नहीं होते। अब लर्निंग जो है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उसमें दो बड़े फैक्टर्स जो हैं वो एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। ठीक है, दैट ईदर प्रोमोट और हिंडर द लर्निंग प्रोसेस। अब इन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, या तो वो लर्निंग को प्रोमोट करते हैं या वो लर्निंग के प्रोसेस में मसले खड़े करते हैं। क्लियर हो गया? ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। लर्निंग के हवाले से हमने डिस्कस किया, फैक्टर्स हमने जान लिए। दो बड़े फैक्टर्स हैं, इनको आपने याद रखना है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर। ये फैक्टर्स या तो प्रमोट करते हैं लर्निंग को या फिर उसमें मसले बनाता है, उसमें मसले खड़े करता है। इन फैक्टर्स को हमने सीखना क्यों है? क्योंकि एज अ टीचर ये हमारी हेल्प करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो किस लेवल तक लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके लिए टीचर जो है वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज अपनाता है ताकि वो फैक्टर्स कम से कम लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करें। क्लियर हो गया? लर्निंग की मीनिंग के ऊपर बात करते हैं। मीनिंग ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। कोई भी आपसे पूछ ले कि लर्निंग क्या है, तो आपने ऐसे बताना है कि ये जो प्रोसेस होता है एक परमानेंट चेंज लाता है। ठीक है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाता है। किस चीज़ के अंदर? बिहेवियर के अंदर, नॉलेज के अंदर, स्किल्स के अंदर, या फिर स्टूडेंट्स के जो एटीट्यूड्स होते हैं उनके अंदर रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है लर्निंग की वजह से। और ये कैसे आते हैं? दैट ऑकर्स थ्रू एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। क्लियर हो गया? It is not only memorizing facts but also developing the ability to apply, analyze and create. ये हो गया लर्निंग का जो बेसिक बुनियादी मतलब है, मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग को आपने सीख लिया कि क्या चीज़ है, ये एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर के अंदर, नॉलेज के अंदर, स्किल्स के अंदर या फिर एटीट्यूड्स के अंदर। ठीक है, ये लर्निंग जो है ये सिर्फ चीज़ों को
रट्टा नहीं करना, चीज़ों को याद नहीं करना, बल्कि ऐसी स्किल्स डेवलप करना, ठीक है, या ऐसी एबिलिटीज़ डेवलप करना जो एप्लीकेशन में आपकी हेल्प कर सकें, स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें, एनालाइज किया जा सके उस प्रोसेस को, या वो जो चीज़ें हमने सीख ली हैं उनको अप्लाई किया जा सके, उनको एनालाइज किया जा सके या क्रिएशन की जा सके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग। क्लियर हो गया? अच्छा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जो लर्निंग के प्रोसेस को या फिर लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। क्लियर हो गया? The factors influencing learning can be broadly divided into number 1 learner related, ठीक है, हमने ऊपर बात की कि इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, लर्नर रिलेटेड उनको बोलते हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। सेकंड हमारे पास है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स स्टूडेंट्स के साथ रिलेट करते हैं, कुछ टीचर्स के साथ रिलेट करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, थर्ड नंबर पे है स्कूल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये भी फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा या तो स्कूल में होता है या किसी एनवायरनमेंट में पढ़ता है, एनवायरनमेंट के अंदर लर्न करता है, तो ये भी फैक्टर्स हैं। सोशियो इकोनॉमिक, सोशल या इकोनॉमिकल या उसके घर के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो भी लर्निंग के प्रोसेस को किसी तरह से अफेक्ट करते हैं। सो फोर्थ नंबर पे हमारे पास है सोशियो इकोनॉमिकल या फिर उसके अलावा होम फैक्टर्स, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो जहाँ पर क्वेश्चंस या एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये सारी वो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो कि लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अब लर्नर रिलेटेड जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनके फर्दर काफ़ी टाइप्स हैं। कोशिश करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर कुछ हम सॉल्व कर लें और कुछ सीख लें। बाकी ये 8 पेजेस का लेक्चर है, तो कल भी इसको मैंने प्लान किया हुआ है, कल भी इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, लर्नर रिलेटेड इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये वो फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये वो चीज़ें हैं, दीज आर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इंसान की या स्टूडेंट्स की जो ज़ाती कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विद इन द लर्नर दे डायरेक्टली अफेक्ट हाउ विल दे लर्न, ठीक है, ये वो सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं ज़ाती, ठीक है, विद इन द लर्नर, जो कि डायरेक्टली इस चीज़ को अफेक्ट करता है कि हाउ विल दे लर्न, ठीक है, हाउ विल दे लर्न, उन्होंने कैसे सीखा या कैसे सीखना है। तो ये चीज़ें कहलाती हैं लर्नर रिलेटेड, या फिर इनको हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स। अब इनमें फर्दर जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहला है फिजिकल एंड हेल्थ फैक्टर्स। ये लर्नर के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो हैं, ठीक है, स्टूडेंट के साथ रिलेट करने वाले फैक्टर्स हैं। तो उसमें पहला है फिजिकल और हेल्थ का फैक्टर। अब ये लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करता है या कैसे अफेक्ट करता है या कैसे डिक्रीज करता है? देखिए, फिज़िकल से मुराद हमारी है उसकी वो जो फिज़िकल कंडीशन है, उसकी सेहत जो है, ठीक है। गुड हेल्थ इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड स्टेमिना। एक बच्चे की सेहत कमज़ोर होगी तो उसकी कंसंट्रेशन सही नहीं होगी, उसका स्टेमिना नहीं होगा, तो वो कैसे लर्निंग करेगा? सो डायरेक्टली क्या करता है, लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो गुड हेल्थ, अगर उसकी सेहत गुड है, अच्छी है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो तवज्जो है वो सही रहेगी और उसका पढ़ने का जो स्टेमिना है वो भी बेहतर से बेहतर होगा, क्योंकि उसकी सेहत ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर्स या हेल्थ फैक्टर्स इसको बोलते हैं। अगर पुअर हेल्थ, फटीग, माल न्यूट्रिशन और सेंसरी डिफेक्ट्स, अगर ये मसले हों, ठीक है, सेहत बच्चे की कमज़ोर हो, उसके ऊपर गनूदगी सी आती हो, ठीक है, बेहोशी जिसको बोलते हैं या मदहोशी जिसको बोलते हैं, व्हाटएवर, या माल न्यूट्रिशन, खुराक उसकी ठीक नहीं हो, ठीक है, या फिर उसको सेंसरी डिफेक्ट्स हो, या मतलब सेंसरी डिफेक्ट्स क्या, या विजन के प्रॉब्लम हो या फिर हियरिंग के प्रॉब्लम हो।
या तो ठीक तरह से सुन नहीं सकता या ठीक तरह से देख नहीं सकता, तो भी क्या होता है, ये लर्निंग को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से लर्निंग की जो एबिलिटी होती है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, सो गुड हेल्थ इम्प्रूवमेंट लाएगी और बैड हेल्थ या पुअर हेल्थ या ये सारी चीज़ें, फटीग, माल न्यूट्रिशन या फिर सेंसरी डिफेक्ट्स, ये क्या करेंगे, ये लर्निंग के प्रोसेस को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? अगर इन मसलों से हमने जान छुड़ानी है तो हमने क्या करना है? Adequate sleep, nutrition and exercise are essential for effective learning। बस सिंपल सी लाइन है, अच्छी खासी नींद, ठीक है, वो स्टूडेंट की जो है वो पूरी होनी चाहिए। उसकी जो ग़िज़ा है, ठीक है, न्यूट्रिशन, उसकी जो खुराक है वो ठीक होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए और उसके एक्सरसाइज का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो उसकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी होगी, वो इम्प्रूव करेगा और डायरेक्टली वो कंसंट्रेट करेगा और उसका स्टेमिना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये इसका पहला टाइप हमने डिस्कस किया, फिजिकल एंड हेल्थ फैक्टर्स। क्लियर हो गया, इसमें कोई मसला नहीं होगा, काफ़ी थियोरेटिकल चीज़ है, काफ़ी सिंपल है। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, लर्निंग डिपेंड्स ऑन द लर्नर्स इंटेलिजेंस लेवल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ये हमने आई थिंक पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने नोट किया था कि उसकी जो इंटेलिजेंस होती है, उसका जो कॉग्निटिव लेवल होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं, वो उसकी लर्निंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। लर्नर की जो लर्निंग है वो डिपेंड करता है उसकी अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, उसका माइंड किस लेवल का है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का लेवल कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के अंदर देख लें, हाई इंटेलिजेंस अलाउज फास्टर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हाई इंटेलिजेंस अलाउज फास्टर अंडरस्टैंडिंग। जब वो अच्छा होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी और उसकी अपनी इंटेलिजेंस अच्छी होगी, तो वो क्या करेगा, वो उसको अलाउ करेगा फास्टर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग तेज़ी से होगी, वो चीज़ों को सही तरह से सीखेगा, जल्दी सीखेगा, गेटिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होगी, एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। वाइल लो इंटेलिजेंस अगर कम हो, काबिलियत जहानत कम हो, मैं रिक्वायर मोर रेपिटेशन एंड सपोर्ट। फिर आपने क्या करना है, टीचर ने क्या करना है, बार बार उन चीज़ों को रिपीट करना है। तो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करता है। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है, क्योंकि लर्निंग डायरेक्टली इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिसकी हाई इंटेलिजेंस होगी वो जल्दी से चीज़ों को सीख सकेगा, जिसकी इंटेलिजेंस कम होगी वो टाइम लेगा और बार बार उसके सामने टॉपिक्स आपने रिपीट करने हैं। सेकंड हो गया। अच्छा, थर्ड के ऊपर आते हैं, मैच्योरिटी एंड एज। ये कौन सा फैक्टर है? लर्निंग टास्क शुड मैच द लर्नर्स डेवलपमेंटल स्टेज। देखिए, मैच्योरिटी और एज, आपने उसकी उम्र को देखना है, आपने उसके उम्र की पुख्तगी को देखना है। मैच्योरिटी का अंदाज़ा या आइडिया इससे लगा लें। ठीक है, उसकी जो उम्र है, उसकी पुख्तगी है, उसको आपने देखना है। सो जो चीज़ें आप उसको लर्निंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, आपने क्या करना है, आपने ऐसे टास्क देने हैं जो उसके साथ मैचिंग हो। अगर क्लास 2 का बच्चा है और मैं उसके सामने इंटीग्रेशन या डेरिवेशन के क्वेश्चंस रख दूं, ठीक है, या मैं बायोलॉजी क्लास 12 की उठाकर उसके सामने रख दूं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं उसकी उम्र का लिहाज नहीं कर रहा, मैं मैच्योरिटी को भी नहीं देख रहा, इग्नोर कर रहा हूं, और मैं एज को भी इग्नोर कर रहा हूं। सो लर्निंग टास्क शुड मैच द लर्नर्स डेवलपमेंटल स्टेज। उसका जो डेवलपमेंटल स्टेज है, उसकी जो ग्रोथ होती है, उस स्टेज का आपने ख्याल रखना है। उसको जो लर्निंग टास्क आप प्रोवाइड करते हैं वो मैच होना चाहिए उसकी उम्र के साथ। ठीक है, उम्र को देखकर उसको टास्क प्रोवाइड करना है, या कंटेंट ऐसा रखना है जो उसकी उम्र का हो, ना कि ऐसा कि मतलब क्लास 11 क्लास 12 का कोर्स क्लास 2 के बच्चे को
कहें कि आप आ जाओ इसको कवर कर लो या इसको सीख लो या इसको पढ़ा दो, कोई टॉपिक आप उसको दे दो, तो ये उसके साथ ज्यादती होगी। अच्छा, यंग चिल्ड्रन लर्न बेटर थ्रू प्ले एंड ऑब्जर्वेशन, ओल्डर स्टूडेंट्स कैन ग्रास्प एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना है, जो बिल्कुल बच्चे होते हैं आप उनके सामने वो रोल प्ले का काम करेंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके अच्छी तरह से सीखते हैं, वो उनके लेवल का काम है। या फिर अगर दूसरी साइड पर आप देख लें, जो उनसे बड़े लर्नर्स होते हैं, ओल्डर स्टूडेंट्स, वो एब्स्ट्रैक्ट ख्याली आइडियाज़ को भी अच्छी तरह से गेट कर लेते, क्योंकि उनका जो माइंड है, उनकी जो मैच्योरिटी है, उनका जो एज है, वो इस लेवल का होता है कि उनको बच्चों वाली चीज़ें पसंद नहीं होती, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, बस बड़ी बड़ी बातें आपने की, उनके सामने पॉइंट्स रख दिए, वो समझ जाएंगे। क्लियर हो गया? सो इस सारे डिस्कशन का मतलब क्या हुआ कि लर्निंग डायरेक्टली मैच्योरिटी और एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, मोटिवेशन, ये एक ऐसा टर्म है जिसके ऊपर लर्निंग डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, सॉरी, ये लर्निंग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। मोस्ट पावरफुल इंटरनल फैक्टर, मोटिवेशन अंदर से आती है। ठीक है, मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए या मोटिवेशन अंदर से ही आती है, ये काफ़ी पावरफुल इंटरनल फैक्टर है। अब जिस बच्चे में जज्बा ही नहीं होगा लर्निंग का, वो कैसे सीखेगा? सो इस वजह से यहाँ पर लिखा है मोस्ट पावरफुल इंटरनल फैक्टर, अपने अंदर से उसका जज्बा आना चाहिए, उसको अंदर से जोश उसका होना चाहिए लर्निंग के लिए। अ मोटिवेटेड स्टूडेंट इज़ अटेंटिव, परसिस्टेंट एंड एंथुजियास्टिक। क्लियर हो गया? इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। एक मोटिवेटेड स्टूडेंट क्या करेगा, वो अच्छी तरह से अटेंशन प्रोवाइड करेगा, अटेंटिव रहेगा, ठीक है, परसिस्टेंट रहेगा और उसके अंदर जज्बा होगा सीखने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक एंड, मैंने इसके हवाले से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इसके हवाले से एक PDF आप लोगों को पहले प्रोवाइड किया हुआ है। आई होप आप लोगों ने वो रीड आउट किया होगा। मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक, इंटरनल डिज़ायर टू लर्न। ठीक है, अंदर से, अपने अंदर से जब किसी की ये ख्वाहिश हो कि मैंने ये चीज़ सीखनी है, लर्न करनी है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ग्रेड्स, प्रेज, आपने ये सारे काम देखे होंगे क्लासेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कि बच्चों को एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, उनको प्रेज किया जाता है, उनको ग्रेडिंग उनकी मिलती है या फिर उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? उनको मोटिवेशन देनी है। ठीक है, तो इस तरह के मोटिवेशन को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, टाइप नंबर E, ये कौन सा फैक्टर है? इसको बोलते हैं इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। लर्नर्स लर्न बेटर व्हेन दे आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। मैं कब अच्छी तरह से सीखूंगा? जब मुझे मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें मेरे सामने रखी जाएंगी। अगर मुझे मैथमेटिक्स पसंद है और मुझे कोई बंदा पश्तो पढ़ाएगा तो मैं पश्तो में इंटरेस्ट नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट कहाँ पर है? इंग्लिश के अंदर है या मैथमेटिक्स के अंदर है, तो मुझे पश्तो क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्लियर हो गया? सो डायरेक्टली ये भी इफेक्ट करता है लर्निंग के प्रोसेस को। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीचर, सब्जेक्ट और स्कूल एनहांसेस लर्निंग। देखिए, टीचर का जो रवैया है वो अगर पॉजिटिव रहेगा टुवर्ड द टीचर, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द टीचर, सब्जेक्ट और स्कूल एनहांसेस लर्निंग। आप ये अंदाज़ा लगा लें, जो बच्चा अपना इंटरेस्ट शो करेगा किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर वो एक्सेल भी करेगा। क्लियर हो गया? या फिर टीचर की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ या फिर स्कूल की तरफ अगर कोई लर्नर पॉजिटिवली अपना रवैया शो करता है तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बताता है कि हाँ, मुझे इस टीचर में भी इंटरेस्ट है, मुझे इसके लर्निंग स्टाइल में भी इंटरेस्ट है, मुझे इस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है, मुझे अपने इस पूरे स्कूल के अंदर इंटरेस्ट है। सो डेफिनेटली वो क्या करेगा? वो चीज़ों को अच्छी तरह से सीख सकेगा। क्लियर हो गया?
टाइप एफ के ऊपर आते हैं, रीडीनेस एंड विलिंगनेस टू लर्न। ये काफ़ी रिलेटेड हैं, वही चीज़ जहाँ पर इंटरेस्ट हो। लर्निंग हैपन्स इफेक्टिवली व्हेन द लर्नर इज मेंटली एंड इमोशनली रेडी। एक बंदा मेंटल लेवल पर बिल्कुल रेडी हो, मेंटली तैयार हो, इमोशनली वो तैयार हो लर्निंग के लिए, फिर इफेक्टिव लर्निंग होती है। इस लाइन का ये मतलब हो गया। लैक ऑफ रीडीनेस कॉजेज रेजिस्टेंस और बोर्डम। वो स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल रेडी नहीं है, मेंटली वो डिस्टर्ब है, वो बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो उसका जो लर्निंग का प्रोसेस है या जो लर्निंग है वो उसको बोर करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा उसकी लर्निंग में। क्लियर हो गया? सो ये भी रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू लर्न, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो लर्निंग को अफेक्ट करती है। क्लियर हो गया? अच्छा, पॉइंट नंबर जी के ऊपर आते हैं, प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। पहले से उसकी जो नॉलेज है, पहले से उसका जो तजुर्बा है। न्यू लर्निंग बिल्ड्स अपॉन व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज। पहले से आपके साथ कोई नॉलेज होती है तो उसकी वजह से आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। न्यू लर्निंग बिल्ड्स अपॉन व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज, तो इसको बोलते हैं प्रियर नॉलेज या प्रायर नॉलेज, प्रायोरिटी, इसको आप ऐसा कंसिडर कर ले पहले से। टीचर्स शुड कनेक्ट न्यू कंटेंट विद प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पर टीचर को क्या बताया जा रहा है कि उसने जो नया कंटेंट है उसको कनेक्ट करना है, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर क्या है, उसकी जो नई चीज़ें हैं वो उनको जो लर्न करेगा, ठीक है, वो प्रीवियस चीज़ों के हवाले से उनको देखेगा, उनके साथ उनकी कनेक्शन बनाएगा। तो जब वो उन चीज़ों के साथ कनेक्शन बनाता है तो प्रीवियस चीज़ों को तो वो वैसे भी जानता है, तो नई चीज़ों को अच्छी तरह से सीख लेता है, क्योंकि न्यू लर्निंग जो चीज़ है वो ऑलरेडी उसकी जो नॉलेज होती है उसकी वजह से बिल्डअप होती है। ठीक है, ये पॉइंट जी हो गया। पहले से उसकी जो नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, इसकी ये भी इफेक्ट करता है लर्निंग के प्रोसेस को। अच्छा, आज का जो लास्ट वाला टॉपिक है टाइप या फैक्टर नंबर एच, लर्निंग स्टाइल या फिर एबिलिटीज़। लर्निंग स्टाइल एंड एबिलिटीज़, लर्निंग के जितने भी स्टाइल्स हैं या जो एबिलिटीज़ हैं, काबिलियत, वो भी लर्निंग के प्रोसेस को या लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल। देखें, कोई बच्चा आपकी क्लास में होगा जिसको थ्योरेटिकल चीज़ें पसंद होगी, कोई बच्चा ऐसा होगा जो आपको कहेगा कि सर जी आप मुझे कुछ प्रैक्टिकल दिखा दें। ठीक है, तो विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ठीक है, ये वो लर्निंग स्टाइल्स हैं जिनको बच्चा प्रेफर करता है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि फिर आपने क्या करना है, अगर आप लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को देखकर, उनको समझकर, वो जो लर्निंग स्टाइल आपसे चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को डिलीवर करना है। रिकॉग्नाइजिंग एंड अडॉप्टिंग टू दी स्टाइल इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव कैसे होंगे? जब आप उसकी खातिर कोई अच्छा टीचिंग स्टाइल अपनाएंगे जिससे उसके लिए बेहतर हो, ठीक है, जो वो आपसे चाहता है, तब वो अच्छी तरह से चीज़ें सीख सकेगा। आज इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप करते हैं। कल हम पॉइंट नंबर 5, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। आज हमने इंटरनल फैक्टर्स के अंदर ABCDEFGH तक पढ़ लिया। आप पढ़ लें, PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, काफ़ी इजी चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। कल इंशाल्लाह हम पॉइंट नंबर 5, टीचर रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचर से रिलेटेड हैं, जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, जो लर्निंग के ऊपर असर डालते हैं, जो लर्निंग के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। पॉइंट नंबर 5 से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।